नमस्कार, मैं अखिल श्रीवास्तव एक बार फिर हाजिर हूं आर एक्सप्रेस के खास शो खास शख्सियत खास बातचीत में। और आज हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने प्रवक्ता व भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी जी। आइए चलता हूं उनसे तारुफ कराऊंगा आपका और कई बातें होंगी हम लोगों के बीच 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर। सबसे पहले मैं आपका स्वागत करना चाहूंगा राकेश जी। जी नमस्कार। रायबरेली में आपका कितनी बार आगमन हुआ? अभी पार्टी ने एक निर्णय लिया है जी कि पहली बार उत्तर प्रदेश के 1918 मंडलों में मंडल मीडिया प्रभारी बनाए हैं। हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का आज विस्तार हुआ है, आज 2.5 करोड़ सदस्य भारतीय जनता पार्टी के पास है। आज उत्तर प्रदेश में 350 विधायक भारतीय जनता पार्टी के पास है। आज 84 सांसद भारतीय जनता पार्टी के पास है। 650 आज ब्लॉक प्रमुख भारतीय जनता पार्टी के पास है। 65 जिला पंचायत अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के पास है। आज जब भारतीय जनता पार्टी का इतना बड़ा कुनबा है, 100 से ज्यादा नगर पंचायत के चेयरमैन भारतीय जनता पार्टी के पास है, हजारों पार्षद, हजारों ग्राम प्रधान, हजारों जिला पंचायत सदस्य आज भारतीय जनता पार्टी के पास निर्वाचित है। जिसके पास इतनी बड़ी पूंजी हो, ऐसी पार्टी को अपना जनता के बीच में संदेश प्रॉपर तरीके से जाए। कार्यक्रम आज हमारे पास इतने अधिक हैं, बूथों पर मंडलों में जो कार्यक्रम हो रहे हैं और आने वाले चुनावों को देखते हुए जो हमारी गतिविधियां हैं, संगठन की गतिविधि हो या सरकार की उपलब्धि हो, ये सभी मीडिया के माध्यम से जनता तक ठीक ढंग से जाएं। इसके लिए मंडल मीडिया प्रभारी सभी 1918 मंडलों में भारतीय जनता पार्टी ने बनाने का निर्णय किया है। और इन 1918 मंडलों के मंडल मीडिया प्रभारियों की हम इस समय जिला कार्यशाला कर रहे हैं, उनको ट्रेंड करने का काम कर रहे हैं। और इसी सिलसिले में आज मेरा रायबरेली आना हुआ है। इससे पहले भी अलग अलग चुनाव के समय में अलग अलग कार्यक्रमों के निमित्त मेरा रायबरेली पहले भी आना हुआ है। आज रायबरेली मंडल मीडिया प्रभारी के सम्मेलन के संदर्भ में आज मेरा आना हुआ है। 2022 का विधानसभा चुनाव जिस प्रकार से नजदीक आ रहा है, उसको लेकर बीजेपी की तैयारियां कैसी चल रही हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसा राजनीतिक दल है जिसने आज बूथ लेवल पर अपनी बूथ समितियां बना करके आज उनका सत्यापन करने का काम कर लिया है। आज भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसा राजनीतिक दल है जिसने हर मतदाता को टारगेट करने के लिए आज पन्ना प्रमुख बनाने का काम शुरू कर दिया है। आज भारतीय जनता पार्टी के अधिकांश बूथों पर हमने पन्ना प्रमुख बनाने का काम कर लिया है। और हम पूरे विश्वास के साथ कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पास जो सांगठनिक ढांचा है, जो संगठन का तंत्र है और जो नरेंद्र मोदी जी का मंत्र है, इस तंत्र और मंत्र के साथ में हम जनता के साथ जुड़े हुए हैं। और हमें पूरा विश्वास है कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की उपलब्धियां, आज नरेंद्र मोदी जी के प्रति जो भरोसा है और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की जो आज छवि है, उसके आधार पर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन तंत्र और अपनी सरकार की उपलब्धियों के आधार पर जनता के दिल को फिर जीतने जा रही है और 2022 में 2017 के रिकॉर्ड को तोड़ने जा रही है। सिर्फ रायबरेली के लिए सवाल पूछना लाजमी नहीं होगा क्योंकि आपका पद प्रदेश प्रवक्ता का है। प्रदेश से जुड़े हुए कई सवाल हैं, जिसमें पहला सवाल मेरा ये रहेगा कि निषाद पार्टी जो आपके साथ गठबंधन में थी, फिर उसके बाद आपसे अलग होती है, फिर आपका केंद्रीय नेतृत्व उसको जाके मनाता है, संजय निषाद जी को मनाने के बाद वो एक बार फिर 2022 के चुनाव में आपको समर्थन दे रहा है। आखिर ये कब तक चलेगा? देखिए, कुछ राजनीतिक दल हैं जिनका कुछ क्षेत्र विशेष में अपना प्रभाव होता है जी। और उसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी ने उन राजनीतिक दलों को जो उत्तर प्रदेश के मुस्तकबिल को सुधारने के लिए भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति और कार्यक्रमों के साथ आने का निर्णय करते हैं, हमने उनके साथ चुनाव पूर्व गठबंधन करने का काम किया है। हमने 2017 के चुनाव से पहले ही उत्तर प्रदेश में अपना दल के साथ 2014 में किया था, 2017 में किया और इसके साथ साथ में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के साथ भी गठबंधन करने का काम किया था। बाद में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी अपने कुछ मुद्दों के कारण वो सत्ता से अलग हो गई, हमारे गठबंधन से बाहर चली गई। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले हमने निषाद पार्टी के साथ गठबंधन किया था और 2022 के चुनाव में भी निषाद पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगी। हम ऐसे सभी छोटे दल, हम उनको इग्नोर नहीं करने का काम करते हैं। उनके अपने मुद्दे हैं, उनके अपने आकांक्षाओं के क्षेत्र हैं और अपनी जगहों पर वो लोकप्रिय हैं। हम ऐसे सभी दल जो उत्तर प्रदेश के साथ हैं, उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उनको हम साथ रखने में यकीन रखते हैं। सभी दलों का आपने जिक्र किया, मैं राजभर की बात करूंगा, वो आपसे अलग हो गया, क्या कारण रहा? देखिए, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी अति महत्वाकांक्षी हैं और उनकी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं और होनी भी चाहिए किसी भी राजनीतिक दल के नेता की। लेकिन आप चुनाव पूर्व जिन मुद्दों के साथ इकट्ठा हुए हैं, आप चुनाव पश्चात उन्हीं मुद्दों पर उनके साथ चलेंगे। अगर आप रोज अपना गोल पोस्ट चेंज करने का काम करेंगे, रोज अपनी मांगे नई नई करना शुरू करेंगे और जिस प्रकार की तमाम ऐसी बयानबाजी इस सरकार के भीतर रह करके वो करने का काम कर रहे थे, मैं मानता हूं वो राजनीति में ठीक नहीं है। बावजूद इसके भारतीय जनता पार्टी ने उनको गठबंधन से बाहर नहीं निकाला, वो स्वयं गठबंधन छोड़ करके बाहर चले गए। भारतीय जनता पार्टी ने उनको पूरी इज्जत बख्शी थी, उनको पूरा सम्मान दिया था, कैबिनेट मंत्री का पद दिया। पहली बार अगर वो विधायक जीत करके आए तो भारतीय जनता पार्टी की देन थी। इससे पहले कभी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के विधायक नहीं रहे।
भाजपा के दम पर विधायक बने, भाजपा के दम पर मंत्री बने, कई दर्जा प्राप्त मंत्री बने, कई जगह उनको सम्मान मिला, बावजूद इसके वो बार बार भाजपा की आलोचना करते रहे, मुख्यमंत्री जी के विरुद्ध बोलते रहे। हमने फिर भी उसके बाद उनको स्वीकार किया, लेकिन अब उनकी महत्वाकांक्षाएं कुछ इस तरह की थी कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ शायद पूरी नहीं हो सकती थी, इसलिए वो छोड़कर चले गए। क्षेत्रीय पार्टियों को साथ लेना क्या ये नहीं बताता है कि भाजपा के लिए डगर काफी कठिन नजर आ रही है विधानसभा चुनाव को लेकर? भारतीय जनता पार्टी जो एक नारा देती है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, जो कोई भी उत्तर प्रदेश के मुस्तकबिल को ठीक करने के लिए, उत्तर प्रदेश के युवाओं के भविष्य को ठीक करने के लिए, कानून व्यवस्था को ठीक करने के लिए, उत्तर प्रदेश में निवेश को लाने के लिए, उत्तर प्रदेश की छवि ठीक करने के लिए भाजपा के साथ चलना चाहता है, हम उसका सबका स्वागत करते हैं। आपने निवेश का जिक्र किया, मैं निवेश पर सवाल पूछूंगा, पर एक और राजनीतिक सवाल रहेगा कि कांग्रेस, सपा और भाजपा अगर उत्तर प्रदेश जो सबसे बड़ा राज्य है यहां पर अपने जो चुनाव को लेकर मजबूती कर रही है, वहीं सपा ने एनसीपी से गठबंधन कर लिया है। भाजपा लगातार राजनीतिक पार्टियों को ला रही है, जोड़ रही है क्षेत्रीय पार्टियों को, वहीं अब ओवैसी भी अपनी शाख जमाने को लेकर तड़का लगाने आ गए हैं। क्या लग रहा है जो मुस्लिम समुदाय, जो एक विशेष समुदाय के जो वोटर्स हैं, जिनका हालांकि आरोप भी रहा है भाजपा को लेकर, वो क्या आपसे दूर जाएंगे? नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने सबका साथ सबका विकास केवल नारा नहीं दिया है, लागू करके दिखाया है। मैं एक उदाहरण बताऊंगा। बिल्कुल। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी के शासनकाल में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 17,000 लाभार्थी उत्तर प्रदेश में थे। आज भारतीय जनता पार्टी की 4.5 वर्ष की योगी आदित्यनाथ जी के शासनकाल में 42 लाख आवास प्रधानमंत्री आवास के तहत मिले हैं, जिनके छप्पर के मकान थे, घास फूस के मकान थे। ऐसे लोगों को 42 लाख लोगों को मकान मिले हैं और इन 42 लाख लोगों में 28% हिस्सेदारी अल्पसंख्यक बिरादरी की है। कौन कहता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अकलियत के लिए काम नहीं किया है? आज जिनके लिए लोग बयानबाजी करते हैं, हमने इनको वोट बैंक बना करके रखते थे, आज हमने उनके बैंक खाते खुलवाने का काम किया है और उनके बैंक खातों में राशि पहुंचाने का काम किया है। सही असली मायने में खैर ख्वाह हम हैं, लेकिन कुछ लोग बरगलाते रहे। हमने वास्तविकता में आज उनके विकास का काम किया है और इसीलिए आज वो सारा वर्ग भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रहा है और भाजपा इसीलिए 300 सीटें पार करके जीती है और हमें पूरा विश्वास है कि इस बार भाजपा 350 सीटें पार करने जा रही है। असदुद्दीन ओवैसी का बयान सामने आया कि 27% मुसलमान जेल में बंद, इसको लेकर क्या सोच रहे हैं? देखिए, असदुद्दीन ओवैसी अपराधियों की जाति और मजहब देखते रहे। उत्तर प्रदेश में वर्षों से यही होता रहा। अपराधी की जाति देखी जाती थी, आरोपी की जाति देखी जाती थी, थानेदार की जाति इस समय भी यही देखी जा रही है। अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, नहीं, कुंटू सिंह भी नाम लीजिए जी। आप, मैं अपराधी, आजम खान, आप नाम गिनेंगे सर, तो राजा भैया का ले लीजिए, अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से आरोप लगे। नाम तो विकास दुबे का भी लेते हैं, विकास दुबे ने प्रहार किया। नाम तो आप देखिए, अपराधियों की जाति देखने के कारण ही तो उत्तर प्रदेश की ये गति हुई थी कि हर जिले में कोई ना कोई माफिया का अभ्युदय हो रहा था। आज उत्तर प्रदेश में 1900 करोड़ रुपए की संपत्ति हमने धूल धूसरित करने का काम किया है। आज उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी का बुलडोजर मॉडल आज पूरे देश भर में लोकप्रिय हो रहा है। हर राज्य के मुख्यमंत्री समाधान देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से कानून का इकबाल कायम किया हमने, ये बुलडोजर से हमने केवल मुख्तार अंसारी की बिल्डिंग नहीं गिराई है, उसका आतंक ध्वस्त कर दिया है, जिसके कारण डरते थे लोग, अधिकारी कार्रवाई करने से डरते थे, खाकी वर्दी डरा करती थी। लेकिन आज यही खाकी वर्दी सामान्य होमगार्ड जाकर के मुनादी कर दे रहा है और वो बता दे रहा है कि आज उत्तर प्रदेश में माफियाओं की कोई औकात नहीं है। आज कानून का इकबाल हमने बुलंद करने का काम किया है और ये करते समय हमने न जाति देखी है, न मजहब देखा है, उसका अपराध किस प्रकृति का है हमने ये देखा है। हमने देखा है कि इंडियन पेनल कोड के तहत किस किस धाराओं में उसके खिलाफ अपराध पंजीकृत रहा है और कितने मुकदमे उसके ऊपर रहे हैं, उससे जनता में कितना खौफ रहा है। आज हमने ऐसे तमाम अपराधियों को नेस्तनाबूद करने का काम किया है। 150 अपराधी आज हमने एनकाउंटर में मार गिराए हैं और आप लिस्ट उठाकर देखिए, हमने जाति मजहब का कोई ख्याल नहीं रखा है। वो किसी जाति मजहब के हो, अपराध किया है तो दंड भुगतना होगा। अगर पुलिस पर गोली चलाएंगे तो जवाब गोली से ही मिलेगा। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से राजा भैया पर भी आरोप लगे थे। गिरेबान क्यों दूर है पुलिस की गिरफ्त से या सरकार की गिरफ्त से, क्या माना जाए इसको? देखिए, कई बार बहुत सारे आरोप राजनीतिक आधार पर लगाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के ऊपर भी मुकदमे दर्ज कर दिए गए थे, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जी पर भी मुकदमे दर्ज किए गए। जो भी स्वाभाविक रूप से जनता के मुद्दों को उठाने का काम करता है उस पर मुकदमे दर्ज किए जाते हैं। हालांकि रघुराज प्रताप सिंह जी पर मुकदमों की नेचर क्या है, उन पर कितने मुकदमे हैं, इन मुकदमों का न्यायालय द्वारा परीक्षण होता है और इस समय तो जनप्रतिनिधियों के लिए स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। सर, आपके बयान में जी लगा हुआ मिला, उससे कुछ ना कुछ करीबियां नजर आ रही हैं। नहीं, बिल्कुल। देखिए, करीबी किसी भी जो भी जनप्रतिनिधि है जो जनता के द्वारा बार बार निर्वाचित होकर के आ रहा है वो माननीय होता है
और ऐसे माननीय के प्रति सम्मान, हमने तो सबको सम्मान देने का काम किया है और वो सजायाफ्ता अभी नहीं है। अगर सजायाफ्ता होंगे तो निश्चित तौर पर कोर्ट उनके साथ जैसा व्यवहार करने का आग्रह करेगी, आदेश करेगी, वैसा ही परसेप्शन हम भी लेके चलेंगे। लेकिन मेरा इस बात को मानना है कि किसी भी व्यक्ति पर केवल आरोपों के आधार पर उसको हम अपराधी नहीं मान सकते हैं। हाँ, जनता में उसकी छवि किस प्रकार की है ये बात जरूर देखी जानी चाहिए। प्रदेश में अगर निवेश की बात की जाए, मैं शिक्षा, विकास, उससे जुड़े कई मुद्दों पर भी सवाल हैं जो एक सवाल में आ जाते हैं कि प्रदेश में अगर निवेश की बात की जाए तो किस हद तक आया है। देखिए, उत्तर सिर्फ नोएडा का ही जिक्र कर सकता हूं क्योंकि नोएडा मायावती के समय में ही डेवलप हो गया था। नोएडा में ही न्यूज रूम भी तैयार किए गए, न्यूज हब हो गया, उधर ही पूरा निवेश लग रहा है। आप और जनपद बता, उदाहरण बता रहा हूं। जी बिल्कुल। देखिए, यही उत्तर प्रदेश था। आप याद करिए 90 का दशक, उत्तर प्रदेश में की एक चर्चा हुई थी जब गुलशन कुमार हत्याकांड हुआ। गुलशन कुमार हत्याकांड के बाद एक जो असलहा पकड़ा गया, उस असलहे पर लिखा था मेड इन बम्भौर। मुंबई पुलिस परेशान थी कि ये बम्भौर कहां है, और जब तलाशते हुए पहुंची तो उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले पहुंच गई। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले से अवैध असलहों की फैक्ट्रियां चलती थी। और आज परिवर्तन कैसे हुआ है? आज उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनने के बाद अमेठी से असॉल्ट राइफल बन रही है। AK 203 असॉल्ट राइफल आज अमेठी से बन रही है, बगल का जिला है। आज संडीला लखनऊ के बगल का जिला है, हरदोई से आज वहां से वेबलैंड स्कॉट की रिवॉल्वर बन रही है। ये उत्तर प्रदेश में परिवर्तन हुआ है कि आज डिफेंस कॉरिडोर, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर पूरा बन रहा है। आज उत्तर प्रदेश से तोप बनाने का आज प्रयास हो रहा है। और उत्तर प्रयास, मैं प्रयास पे आता हूं। MOU कई साइन हो रहे हैं, लगातार देखे जा रहे हैं। हालांकि मैं इस बात से बिल्कुल गुरेज नहीं करता कि उत्तर प्रदेश के CM लगातार प्रयास कर रहे हैं और क्षेत्र और प्रदेश को आगे बढ़ा रहे हैं, पर उनके जो मातहत है वो किस प्रकार से देख रहे हैं आप, ये भी तो देखिए। मैं कुछ परिवर्तन उत्तर प्रदेश में आपको बताऊंगा जो प्रत्यक्ष रूप से आपको दिखाई देंगे। बिल्कुल। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना आज उत्तर प्रदेश का बता दीजिए। उत्तर प्रदेश से शुरू की। मैं उदाहरण बता रहा हूं कि इस वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की योजना को आज प्रधानमंत्री जी ने आज उसको फॉलो किया। आज पूरे देश भर में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को शुरू किया गया है। मैं मानता हूं कि इस उत्तर प्रदेश जिसकी छवि थी, जहां गड्ढे युक्त सड़कें थी, जहां बिजली नहीं थी, जहां कानून व्यवस्था खराब था, जहां पर उत्तर प्रदेश में युवाओं के लिए शिक्षा व्यवस्था नकल माफियाओं के भरोसे छोड़ दी गई थी। आज पूर्व मुख्यमंत्री कहते थे कि नकल तो थोड़ी बहुत आपने भी की होगी, लेकिन आज हमने परिवर्तन करने का काम किया है। हमने पूरी तरह से नकल माफियाओं के गिरबान को आज हमने उनको कसने का काम किया है। आज उत्तर प्रदेश में हमने शिक्षा की व्यवस्था को सुधारा है। हमने रोजगार सृजन के लिए आज उत्तर प्रदेश में निवेश की संभावनाओं को बढ़ाया है। 3 लाख करोड़ रुपए का निवेश आज उत्तर प्रदेश में आया है। 60,000 करोड़ रुपए का रियलाइजेशन तो पहली ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के बाद ही हो गया था। आज उत्तर प्रदेश में, आपने नोएडा का जिक्र किया, इसी नोएडा में जाने से क्यों मुख्यमंत्री घबराया करते थे? कितना अंधविश्वास और पाखंड था। लेकिन योगी आदित्यनाथ जब एक सन्यासी कुर्सी पर बैठता है तो कैसे पाखंड को दूर करता है। आज नोएडा जाकर के लगातार उन्होंने एक के बाद एक दर्जनों दौरे किए हैं और नोएडा के उस अंधविश्वास को तोड़ने का काम किया है। जब हमने सत्ता संभाली थी तो केवल 2 मोबाइल की कंपनियां नोएडा में हुआ करती थी। आज वहां सैकड़ों की संख्या में मोबाइल असेंबलिंग और मैन्युफैक्चरिंग की कंपनियां बन के आई हैं। मैं बिल्कुल सहमत हूं आपकी बातों से कि नोएडा डेवलप हो रहा है। मैं और जगह की बात करूं, मैं अभी आप मौजूद है रायबरेली में, रायबरेली की धरती में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के लिए आप एक बता दीजिए जिससे रोजगार मिल गया हूं, बस मैं इतना जानना चाहूंगा। रायबरेली तो VIP जिला हुआ करता था। इस रायबरेली को आज जो विकास की बात जो होनी पड़ रही है, ये तो वो जिला था जहां से सुपर प्राइम मिनिस्टर हुआ करती थी। क्यों रायबरेली क्यों जैसा कोई पद नहीं होता? नहीं, ये किस प्रकार से रिमोट से सरकार चलती थी, किस प्रकार से डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को सोनिया जी पर्दे के पीछे से चलाया करती थी, ये बातें किसी से छुपी है क्या? किस प्रकार से रायबरेली और अमेठी, में साथ में अमेठी का जिक्र जरूर करूंगा कि जिस तरह से अमेठी, केवल आज अमेठी की क्या दशा थी। आज अमेठी में ना जिला मुख्यालय पर कोई गेस्ट हाउस था, ना जिला मुख्यालय पर DM का अपना कोई ऑफिस था। किस प्रकार से अराजकता थी। पिछली सरकारों ने जिस तरह से सिंबॉलिज्म रखने का काम किया था, आज हमने जमीनी स्तर तक, और विशेष करके मैं पूर्वांचल का जिक्र साथ में जरूर करूंगा कि पूरा पूर्वांचल विकास से बिल्कुल अछूता था। विकास केवल कुछ चुनिंदा जिलों तक रह गया था। केवल रामपुर हो वो विकास के लिए माना जाता था, इटावा है, मैनपुरी है, कन्नौज है, रायबरेली भी आपका उसमें माना जाता था, अमेठी माना जाता था। यानी जो VIP जिले का कल्चर था वो हमने खत्म करने का काम किया है। आज सहारनपुर से लेकर के सोनभद्र तक, मुरादाबाद से लेकर के मिर्जापुर तक हमने पूरा उत्तर प्रदेश एक रस में करने का काम किया है। कोई अपराध है किसी ने मिर्जापुर में जन्म लिया है, उसका जन्म अगर रायबरेली में नहीं हुआ है या उसका जन्म अगर इटावा में नहीं हुआ है तो क्या उसके साथ अपराध किया, उसको सौतेला व्यवहार किया जाएगा? नहीं। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने जितना न्याय गोरखपुर के साथ किया है उतना ही न्याय गाजीपुर
गाजियाबाद के साथ किया है और उतना ही न्याय गाजीपुर के साथ किया है। उत्तर प्रदेश सीएम योगी आदित्यनाथ का प्रेम बखूबी दिख रहा है, वो लगातार प्रयास कर रहे हैं, लगातार उनके दावे हैं धरातल पर उतर रहे हैं। मैं इस बात से बिल्कुल भी गुरेज नहीं करता, सहमत हूं सारी बातों से, पर उन बातों का क्या जो रायबरेली अछूता रह गया। रायबरेली में विकास को आप बता दीजिए, आखिरकार क्या निवेश हुआ, क्या रोजगार के अवसर मिले युवाओं को। सबसे बड़ी बात है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की बात की आपने, मैं उसके बारे में जानना चाहूंगा। चीनी मिल बंद हो गई, आप इसका जवाब दे दीजिए। देखिए, रायबरेली को लेकर के तो विकास के ढिढोरे पहले ही बहुत पीटे गए हैं। तो सर साढ़े चार साल से योगी सरकार, मैं कह रहा हूं इस बात को जिम्मेदारी से कि रायबरेली से सांसद सोनिया जी हैं। सोनिया जी ने आज कितनी सुधली है सांसद बनने के बाद। विधायक भी आप नहीं है, विधायक हमारे पास संख्या में कम रहे हैं, हम पूरी जिम्मेदारी से कह रहे हैं। रायबरेली पूरा अपना रायबरेली आप ले लीजिए, 3 विधायक आपके थे भाजपा के। आप निश्चिंत रहिए, रायबरेली भी विकास की दौड़ में उतना ही आगे होगा जितना आज बाकी जिले आगे बढ़ रहे हैं। सर 4.5 साल में नहीं हुआ, 6 महीने में आप क्या दौड़ा देंगे? बहुत सारे विकास के कार्य स्थानीय जनप्रतिनिधि के प्रस्तावों के आधार पर होते हैं, स्थानीय जनप्रतिनिधि की सजगता के आधार पर होते हैं। ये दुर्भाग्य रहा है कि रायबरेली में 3 विधायक रहे। अभी आपने कहा कि दुर्भाग्य रहा है, 3 विधायक उन्होंने किस प्रकार से निवेश के लिए भेजा? दो बातें मैं बिल्कुल सर, बिल्कुल। एक तो पिछले 1.5 साल से कोरोना कालखंड हमको झेलना पड़ा है, एक ये सच्चाई है। विकास की तमाम परियोजनाओं को डाइवर्ट करके वो सारा फंड हमको लगाना पड़ा है कोरोना में लोगों की जान बचाने के लिए, उनको भोजन पहुंचाने के लिए। आज देश में 80 करोड़ नागरिकों को हम प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मुफ्त राशन देने का काम कर रहे हैं। ये राशन के लिए पैसा कहां से आया है, ये व्यवस्थाएं आज कहां से आई हैं? जाहिर तौर पर इनका असर विकास की योजनाओं पर पड़ा है। आज विधायक निधि हो चाहे सांसद निधि हो, उसको डाइवर्ट करने का काम किया गया है। देखिए, मैं मानता हूं कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने कम समय के कार्यकाल में जो पिछली सरकार गड्ढे छोड़कर गई थी, विकास को जो डिरेल करके गई थी, हम उसको पटरी पर लेकर के आए हैं। और रायबरेली जनपद में आज भारतीय जनता पार्टी के पास तुलनात्मक रूप से सीटें कम थी, सारी सीटों पर रायबरेली में भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत के आई थी। बावजूद इसके आज चाहे ओवरब्रिज के मसले हो, चाहे सड़कों के मसले हो, बात में तो ज्यादा थी ना। नहीं आप नहीं, ऐसा नहीं है। आज बिल्कुल मैं जानना चाहूंगा, मेरे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि रायबरेली में भाजपा के विधायक ज्यादा थे या कांग्रेस के विधायक? नहीं, रायबरेली में अगर आप देखें तो 3 सीटें भाजपा के पास थी, जिसमें एक विधायक का हमारे इस कोरोना कालखंड में दुखद निधन हो गया है। मैं इस बात को जिम्मेदारी से कहूंगा कि आज ये जिम्मेदारी सांसद की भी तय होनी चाहिए। ये सवाल क्यों नहीं पूछा जाता सांसद से? सांसद जिन्होंने 10 साल तक केंद्र में सरकार जिसकी होगी सवाल उसी नहीं, बिल्कुल क्यों नहीं सवाल पूछा जाएगा? जिन्होंने अब तक विकास के लिए अछूता छोड़ रखा था, क्या उनको सवालों से परे कर देंगे? क्या कोई सामान्य नागरिक है? कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष रही 10 वर्षों तक, जिन्होंने केंद्र में सरकार चलाई है, और उत्तर प्रदेश में अब तक सबसे ज्यादा शासन अगर देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी का रहा है। भारतीय जनता पार्टी की तो अभी 4.5 वर्ष की सरकार उत्तर प्रदेश में हुई है, और इसके पिछले भी आप याद करेंगे तो 15 साल पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है। आप जिन्होंने 15 साल सरकारें चलाई है सपा बसपा ने, उनके किए गए पाप का हिसाब हमसे लेंगे क्या? हमने 4.5 वर्ष के कम समय में जितना काम किया है, ये जनता महसूस कर रही है। सर यही काम पूछना, यही काम जानना चाह रहा हूं सर। आप बता दीजिए FDDI, मैं बता रहा हूं ना, 1 मिनट, निफ्ट, FDDI, ITI बंद हो गई आपके ही कार्यकाल नहीं। और ये भी आप चर्चा करेंगे कि कैसे सम्राट साइकिल के नाम पर जमीन हथियाने का काम किया गया अमेठी में। फिर ये भी चर्चा मैं आपकी तरफ सवाल रखूंगा, आप मुझसे सवाल मैं उस सवाल का जवाब जानना चाह रहा हूं। मैं जवाब दे रहा हूं। देखिए, आइकॉनिक विकास केवल विकास नहीं होता है। वास्तविकता में आज मैंने जैसे कहा ना कि असॉल्ट राइफल आज बनना शुरू हुई है, क्या रोजगार नहीं मिला है? क्या आज रेल कारखाना जो शुरू हुआ है, क्या उसमें रेल कारखाना क्या पहले नहीं था? नहीं, पिछली सरकार ने किस प्रकार से उसको चला रखा था, ये भी रायबरेली की जनता जानती है, और आज वो किस तरह से चल रहा है, ये भी रायबरेली की जनता जानती है। दूसरा, मैं एक बात कहूंगा, आज उत्तर प्रदेश में जो जनता के लिए हमने मास लेवल पर काम किया है, आयुष्मान योजना से 5 लाख रुपए किसी गरीब आदमी का इलाज करने का काम जो किया है, ये पिछली सरकारों की किसके विजन में था? क्या रायबरेली की जनता उससे लाभान्वित नहीं हुई है? क्या प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत जो मुफ्त अनाज महीने में 2 बार मिल रहा है, क्या रायबरेली की जनता उससे लाभान्वित नहीं है? क्या प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 6,000 रुपए जो खाते में पहुंच रहे हैं, क्या किसान उससे आज क्या उससे लाभान्वित नहीं है? क्या आज जो उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन मिले हैं, क्या उससे रायबरेली की जनता लाभान्वित नहीं है? क्या आज जो शौचालय योजना के तहत शौचालय मिले हैं, क्या रायबरेली की जनता उससे लाभान्वित नहीं है? क्या प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो आवास मिले हैं, क्या रायबरेली की जनता उससे अछूती है? संकट यह है कि पिछली सरकारों ने कुछ बिल्डिंग्स खड़ी करके, बड़ा भ्रष्टाचार करके आइकॉनिक विकास करने का काम किया था, और हमने आज समावेशी विकास करने का काम किया है, जिसमें हमने गांव, गरीब, किसान, नौजवान को साथ जोड़ने का काम किया है, हमने जीवन स्तर को सुधारने का काम किया है। सर एक सवाल आपसे पूछूं, रायबरेली के रिसोर्स सेंटर के बारे में आपने सुना है?
नहीं, देखिए आप स्थानीय स्तर पर कुछ मुद्दों को उठाएंगे, सर, जाहिर सी बात है सर कि बहुत मैं जरूरी रायबरेली मुद्दा का है, निवासी नहीं हूं, बहुत तो जरूरी रायबरेली- मुद्दा है। मैं बता रहा हूं आपको, बहुत जरूरी मुद्दा है। रिसोर्स सेंटर लगभग ये कार्यकाल छोड़ दीजिए, पिछले कार्यकाल से भी उसी तरह खंडहर बन के तैयार हो चुका है। कुछ निवेश होना है जो केंद्र सरकार के द्वारा रोका गया है, हालांकि उसको लेकर कई लेटर भी सामने आए। वो सदर विधायक अदिति सिंह ने भी उसके लिए गुहार लगाई, अन्य विधायकों ने भी उसके लिए गुहार लगाई होगी। नगर पालिका बदल गई, नगर पालिका ने भी गुहार लगाई, बयान सामने आया। सरकार की तरफ से ही जिस फर्म को दिया गया उस फर्म को निवेश नहीं किया गया ताकि रिसोर्स सेंटर ना बन पाए। बन जाता रायबरेली में एक व्यवसाय, एक लोगों को अवसर मिलता रोजगार का। मैं सर सिर्फ एक चीज मैं ये मानता हूं, बिल्कुल एम्स तैयार हो गया आपके समय में और आपने दौड़ा दिया। आईटीआई ठप हो गया, आईटीआई को छोड़ दीजिए। एफडीडीआई के लिए लोगों को शिक्षा मिलना स्टार्ट। मैं जानना चाहता हूं रायबरेली में ऐसा क्या स्टार्ट आपने कर दिया जिससे रोजगार मिलना स्टार्ट हो गया? आपने क्या चीज स्टार्ट कर दिया? बस सवाल सिर्फ इतना। स्टार्टअप इंडिया के तहत तो आज लोगों ने स्वयं आत्मनिर्भर होने के लिए दिशा में कदम बढ़ा लिया, वरना इसी रायबरेली में किस प्रकार का वातावरण कानून व्यवस्था का था, कौन निवेश करने के लिए तैयार होता, कौन अपनी दुकान खोलने के लिए यहाँ तैयार हो पा रहा था, किस प्रकार की गुंडागर्दी चरम पर थी समाजवादी पार्टी के शासनकाल में। आज उत्तर प्रदेश में हमने कानून का राज स्थापित करने का काम किया है, महिलाओं का सम्मान सुरक्षित करने का काम किया है। मैं मानता हूं कि जिस समाज में डर का वातावरण होता है वहां न कोई रोजगार स्थापित हो सकता है, न कोई निवेश आ सकता है। आज उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था इतनी बेहतर हुई है, आज विद्युत बिजली की व्यवस्था इतनी बेहतर हुई है, आज सड़कें यहाँ बेहतर हुई है, आज एक निवेश का पूरा वातावरण बना है। और उत्तर प्रदेश में कोई भी आज अगर रोजगार सृजन के लिए आ रहा है तो उसके मन में कोई डर नहीं है कि कोई उससे रंगदारी वसूल करेगा, कहीं उसका अपहरण कर लेगा। आज उत्तर प्रदेश में एक वातावरण हमने बनाने का काम किया है। और स्टार्टअप योजना के तहत बहुत सारे युवाओं ने, आज मुद्रा लोन के तहत बहुत सारे युवाओं ने आज लोन लेकर के अपने रोजगार खड़े करने का काम शुरू किया है। मैं मानता हूं ये भरोसा और ये विश्वास नरेंद्र मोदी जी ने दिलाया है, योगी आदित्यनाथ जी ने दिलाया है। राकेश जी, आप रायबरेली में रहे आज आपने सड़कों की हालत देखी है? हाँ देखिए, योगी सरकार आते ही पहले निर्देश दिए गए थे कि गड्ढों को भर दिया जाएगा, सड़क निर्माण शुरू हो जाएंगे, सबसे पहले गड्ढों की भराई होगी। आज आपको मैं बताना चाहूंगा, डिप्टी सीएम के बेटे की शादी होती है रायबरेली में, रातों रात सड़क बना दी जाती है बिना वर्क ऑर्डर के। पहली चीज, 4 दिन बाद वही रोड ध्वस्त हो जाती है। ये पहला सवाल हो गया, इसका जवाब भी जानना चाहूंगा। दूसरा सवाल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लालगंज बाईपास का उद्घाटन करते हैं, लगभग 3 से 4 महीने में पुल ध्वस्त हो जाता है। भ्रष्टाचार साफ दिख रहा है, क्या माना जाए? अब दोनों सवालों के जवाब दें। बिल्कुल। देखिए, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में 5,000 करोड़ रुपए का लगभग फंड हर वर्ष का होता है। हर वर्ष गड्ढे भरने के लिए, गड्ढा हो जाना और गड्ढों का भरा जाना, ये एक सतत प्रक्रिया है जो लगातार चलनी चाहिए। दुर्भाग्य ये है कि पिछली सरकारों में इस फंड को डाइवर्ट कर दिया जाता था दूसरी योजनाओं में, और गड्ढा मुक्ति के काम वर्षों से नहीं हुए थे। हमारी सरकार बनते ही हमने इसको टारगेट लेकर के 1 लाख किलोमीटर से भी ज्यादा उत्तर प्रदेश में हमने गड्ढा भरने का काम किया। लेकिन फिर मैं इस बात को कह रहा हूं कि हर बरसात के बाद गड्ढों का हो जाना बहुत स्वाभाविक प्रक्रिया है। जैसे इस समय भी बरसात के बाद का समय है, बहुत सारे गड्ढे आपको दिखाई पड़ रहे होंगे, लेकिन पिछले 10 दिनों से उत्तर प्रदेश में हमने गड्ढा मुक्ति का अभियान ले रखा है। और ये गड्ढा मुक्ति का अभियान 1 महीने 2 महीने तक चलेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि 2 महीने के बाद जब तक शरद ऋतु का आगमन होगा तब तक उत्तर प्रदेश की सड़कों को आप चमचमाते हुए देख पाएंगे। और फिर अगर बरसात के बाद गड्ढे बनते हैं तो सरकार फिर उसको भरने का काम करेगी। हम समस्याओं से मुंह नहीं मोड़ते हैं, पहली बात। गड्ढा भरने का काम निरंतर चलना चाहिए। ये पिछली सरकारें इसको रोकने का काम करती थी और इसीलिए सड़कें पहले गड्ढे में तब्दील हो जाती थी, बाद में पूरी सड़क ही गड्ढा हो जाया करती थी। लेकिन दूसरी बात, आपने जो सवाल उठाया एक ओवरब्रिज को लेकर, देखिए उस पर निर्माण का कार्य वापस दोबारा चालू हुआ है। वो क्यों ध्वस्त हुआ है उसको लेकर के एक जांच कमेटी भी बनाई गई है। उसके रिपोर्ट्स आने के बाद किसकी भूमिकाएं थी, क्यों ये हुआ, वो भी जवाबदेही तय करने का काम किया जाएगा। और कई बार कुछ नेचुरल कारणों से भी कई बार डिजास्टर आ जाते हैं, कमियां आ जाती हैं, उसके कुछ अपने बाह्य कारण भी होते हैं। मैं मानता हूं कि इन सारी बातों की जांच के आधार पर तय होगा, लेकिन हम विकास को अवरुद्ध नहीं होने देंगे। ओवरब्रिज हमने बनाया है तो हम उसको चला करके साफ सुरक्षित संरक्षित रखने का काम भी हम ही करेंगे। रायबरेली के लिए कुछ अलग से सरकार सोच रही है, कुछ ऐसा? मैं मानता हूं, देखिए आज हम जनता के लिए सोच रहे हैं और उसमें रायबरेली के लिए, अमेठी के लिए हम वीआईपी जिले जैसा कोई भाव नहीं रखते हैं। आज उत्तर प्रदेश की जनता, देश की जनता के मन में जिस प्रकार के भाव जागृत करने का काम हमने किया, मैं उदाहरण दे रहा हूं। गांधी नाम लिख लेने से कोई गांधी नहीं हो जाता है। आप सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, नाम में गांधी लिख लिया है, गांधी जैसा कभी बनकर देखा है क्या?
नरेंद्र मोदी जी ने आज गांधी जी की लाठी और गांधी जी के चश्मे को स्वच्छता अभियान से जोड़ करके क्या अलग जगाई है। आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पूरे देश में अलग अलग स्थानों पर गांधी जयंती को स्वच्छता दिवस के रूप में मनाया है और जगह जगह पर आज हमने स्वच्छता अभियान में अपना योगदान किया है। ये योगदान कांग्रेस के लोग नहीं कर सकते क्या? ये फर्जी गांधी नहीं कर सकते हैं क्या? गांधी के नाम पर केवल कमाई खाएंगे, गांधी के नाम पर केवल हम लाभ बटोरेंगे और गांधी की विचारधारा से कोई सरोकार नहीं रखेंगे। ये दुर्भाग्यपूर्ण रहा है। मैं एक दूसरा उदाहरण साथ में दूं। गांधी जी ने कहा था अहिंसा की बात, लेकिन होता क्या है, कांग्रेस पार्टी के प्रति एक चैनल की एंकर के मुंह से गलती से एक वाक शब्द निकल जाता है। हालांकि एंकर तुरंत माफी मांग लेती है। एक नामचीन चैनल के दफ्तर पर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हमला कर देते हैं। ये उसी प्रकार की मानसिकता है जिस प्रकार की मानसिकता इस देश में तानाशाही को लेकर के आती है, लोकतंत्र पर काला धब्बा लगाने का काम करती है, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को बाधित करने का काम करती है। यही काम तो अब तक ये फर्जी गांधी करते रहे। गांधी के विचारों को जीने का काम हम कर रहे हैं और ये अलग जगाना ये कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। हम मानते हैं इस देश के नवनिर्माण का काम आज भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किया है। राजनीतिक नेतृत्व के प्रति आज विश्वास जगाने का काम हमने किया है। सबसे बड़ी बात, अगर रायबरेली से रिलेटेड एक चीज़ से और तारुफ कराना चाहूँगा, रायबरेली में नाइपर खोला गया, नाइपर की सुविधाएं लोगों को यहाँ पे मेडिकल से रिलेटेड लोग पढ़ाई कर सकें। वो रायबरेली से कब लखनऊ चला गया, इस बात के लिए कोई जवाबदेही नहीं मिली। नहीं, मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है, क्योंकि मैंने कहा ना कि कई बार कुछ इसी वजह से आपको मैं तारुफ करा रहा हूँ इस सवाल। बिल्कुल, आप तारुफ करा रहे हैं, मैं इस बारे में जरूर जानकारी भी इकट्ठा करूंगा कि ये क्यों हुआ है और उसके क्या कारण है। चलिए, आप हमारे साथ मौजूद थे, इसके लिए आपका धन्यवाद। और इसी प्रकार से आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए और खास शख्सियत से आपका तारुफ मैं कराता रहूँगा। नहीं, आप मुद्दे की बात उठाते रहिए, आपके हर सवाल का जवाब देने की हम कोशिश करेंगे। बिल्कुल, धन्यवाद।